Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advantages of community of interest. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. पार्शियल कंसोलिडेशन का यह थर्ड टाइप था. इससे पहले हमने ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनीज को डिस्कस किया था. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन वेयर द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनीज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम कॉमन डायरेक्शन विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी बीइंग फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड. यानी कि किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किए बिना नंबर ऑफ कंपनीज की कंट्रोलिंग को कॉमन डायरेक्शंस के द्वारा फॉलो किया जाता है. तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं. इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस इससे मिलते हैं. तो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज दिस इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द कॉम्पीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो सभी बात क्या होती है कि हाँ एक ऐसा डायरेक्टर प्रेजेंट रहता है जो सारी फर्म के अंदर अवेलेबल होता है. देयर इज वन ऑफ द पर्सन हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ डायरेक्टर इन ऑल द कंपनीज. तो ये क्या करता है, कॉमन पॉलिसीज पर वर्कआउट करता है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उनको लेकर ये वर्कआउट करता है और यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स करता रहता है. तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग डायरेक्टर्स होते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को प्रॉपरली लुक आफ्टर करते हैं. किसी भी तरीके से उनके बीच में कंपटीशन ना हो और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो अपने ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकें. इसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं बाय द डायरेक्टर्स. क्लियर. सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कीम शैल ब्रिंग हार्मोनी अमंग द वेरियस यूनिट्स. सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनके बीच का कंपटीशन खत्म हो जाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, उनके बीच में हार्मोनी बढ़ जाती है और उस हार्मोनी के बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, ऑप्टिमम वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करने की सिचुएशन में आ जाते हैं. ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि उनके बीच में हार्मोनी डेवलप हो जाती है विद द एफर्ट्स ऑफ द कॉमन डायरेक्टर्स विद इन द कंपनीज या विद इन द कंबाइनिंग कंपनीज. थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, द मेंबर्स आर एबल टू ऑब्टेन इकोनॉमीज इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेंबर्स हैं जब यूनिफॉर्म पॉलिसी के थ्रू वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि वो एक लार्ज लेवल पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में भी सक्सेसफुल हो पाते हैं. और जब लार्ज लेवल पर कंबाइंड वे में ऑपरेशंस को फॉलो किया जाएगा या मार्केटिंग के ऑपरेशंस को फॉलो किया जाएगा तो उस केस में उन्हें इकोनॉमीज का एडवांटेज मिलता है. यानी कि जो उनकी मार्केटिंग के रेफरेंस में कॉस्ट होती है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है. ये भी एक एडवांटेज रहता है. द नेक्स्ट वन इज द it results in the reduction of advertising expenses, distribution expenses, transportation charges and interest payment and so on. क्योंकि जब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है तो इसमें जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है और इनके बीच का कंपटीशन भी लगभग खत्म हो जाता है. कंपटीशन खत्म होने की वजह से इनको अपने प्रोडक्ट के प्रमोट पर बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है. इनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक हार्मोनी को फॉलो कर सकते हैं, कंबाइंड वे में फॉलो कर सकते हैं जिसके बेसिस पर ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी मिनिमम लेवल तक पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी मिनिमम लेवल तक पहुंचा देते हैं. और एक बात क्या है कि ये क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर बैंक से या एक ही पर्टिकुलर फर्म से जब ये लोन लेते हैं एक साथ तो ज़्यादा क्वांटिटी में लोन लेने की वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो भी इन्हें कम पे करना पड़ता है, उसमें भी रिडक्शन हो जाता है. ये भी एक एडवांटेज रहता है टू द कंबाइनिंग फर्म्स थ्रू कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन इज इट इनेबल्स देम टू कंसंट्रेट अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेव द बॉदरेशन ऑन सेल विच इज अंडरटेकन बाय द डायरेक्टर्स कॉमन टू ऑल. क्या होता है कि मार्केटिंग के रेफरेंस में कॉमन पॉलिसीज को जब डेवलप किया जाता है बाय द डायरेक्टर्स तो उस केस में जितनी भी फर्म्स हैं वो अपने गुड्स के प्रोडक्शन पर प्रॉपर अटेंशन
फॉलो कर सकती है और उन्हें सेल की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जो ये कॉमन डायरेक्टर्स हैं अपनी कॉमन पॉलिसीज़ के बेसिस पर कंपनी की सेल को प्रॉपर्ली हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द इट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल मैकेनिज्म एंड मेंटेन सीक्रेसी। कोई भी फॉर्मल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मल वे को फॉलो नहीं करना होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को, और सीक्रेटली इसको आप रन भी कर सकते हो बिना किसी को पता लगे हुए कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप किया गया है अमंग द फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री। एक सीक्रेसी आप मेंटेन कर सकते हो और किसी भी वो भी बिना किसी फॉर्मल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, ये भी इसका एक एडवांटेज रहता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज दैट इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड एंड हैज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जितनी भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट है नहीं इसके अंदर, कोई फॉर्मल मैकेनिज्म है नहीं, वन ऑफ द डायरेक्टर इज कॉमन टू ऑल द कंबाइनिंग फर्म्स, तो इसको फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज भी रहता है, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंजेस होती है इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को भी चेंज करता रहता है। तो इसी वजह से कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस के साथ साथ जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी प्रोवाइड करती है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट दिस सिस्टम, एंड दीज क्रिटिसिज्म आर एज फॉलोज। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी क्यों होती है इसके अंदर? कभी कभी क्या होता है, जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सिस्टम लार्जली डिपेंड्स अपॉन द गुडविल एंड कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टीज। इसकी जो इफेक्टिवनेस है सिस्टम की, यानी कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो फर्म्स इसके अंदर कंबाइन हो रही हैं उनकी गुडविल क्या है, और जो कंबाइनिंग पार्टीज हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है ज्वाइन होने का। अगर बेटर रेपुटेशन है, बेटर गुडविल है और हाई कॉन्फिडेंस के साथ में जितनी भी पार्टीज हैं वो इस कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप करती हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में हो पाता है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल फॉर्म नहीं होती है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज के रेफरेंस में, इफ कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द कंपनीज इज नॉट गेन्ड, यानी कि जो भी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं अगर उनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है उन कॉमन डायरेक्टर्स का, तब तक इस सिस्टम को हम सक्सेसफुल वे में प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करना है तो ये ड्यूटी किसकी है? उन पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की जो हर कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप को फॉलो किए हुए हैं। अगर वो प्रॉपर कंट्रोल को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वे में पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से ये एक इनस्टेबल फॉर्म होती है। दूसरा केस है इसके अंदर, दैट इज द एक्सप्लॉइटेशन बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। क्या मतलब है इसका? एक्सप्लॉइटेशन बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। कभी कभी क्या होता है, a few persons with enough powers in their hands may exploit the resources of the companies under them for their own selfish benefits at the cost of those companies and their real owners। जब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है तो कभी कभी इसमें कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मैक्सिमम रिसोर्सेज को हैंडल करती हैं या उनके पास मार्केट का मैक्सिमम शेयर इन्वॉल्व होता है, यानी कि उनके पास कंप्लीट एनफ पावर्स होती है और उस एनफ पावर के बेसिस पर वो जो कुछ लोग हैं जो पूरी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं वो डिफरेंट कंपनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस एक्सप्लॉइटेशन का नुकसान किसे होता है? उसका नुकसान होता है उन कंपनीज को और उनके रियल ओनर्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए इन कंपनीज की और इनके रियल ओनर्स की कॉस्ट पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि बिल्कुल क्या रहता है
गलत रहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनीज जो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से ये प्रॉपर्ली रॉन्ग प्रैक्टिस की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? थर्ड वन इज दैट इज द सीक्रेसी। क्या मतलब है? क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाता है तो इसमें सीक्रेसी को फॉलो करना आसान होता है, यानी कि ये पता नहीं चल पाता है कि किस पर्टिकुलर वे में इस कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को फॉर्म किया गया और कौन कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस सिस्टम ऑपरेट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन एज सच सीक्रेसी सराउंड्स इट्स वर्किंग। ये पर्दे के पीछे से काम करता है एक तरीके से। And the existence of this combination itself cannot be proved and it is really difficult to identify the person responsible for it. इस कॉम्बिनेशन के एग्जिस्टेंस के लिए या सबसे पहली बात तो क्या है कि आप इस टाइप के कॉम्बिनेशन के एग्जिस्टेंस को प्रूफ ही नहीं कर सकते। प्रूफ कैसे करोगे? कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो होती नहीं है इसके अंदर और ना ही कोई लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और किन पर्टिकुलर पर्सन्स ने इसको फॉलो किया है या फॉर्म किया है उनको भी आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ड्यू टू द सीक्रेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ये सीक्रेसी इसकी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का एक ड्रॉबैक ये निकल कर आता है कि अगर कोई रॉन्ग एक्ट फॉलो किया जाता है ड्यू टू द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट तो उसकी वजह से इनके एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं किया जाता, पहली बात तो, और जो पर्सन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनको भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। क्या होता है कभी कभी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट पेव्स वे फॉर द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली हाउसेस, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में सारी कंपनीज की पॉलिसी को यूनिफॉर्म वे में डिसाइड कर दिया जाता है और अब क्या होता है जितनी भी कंपनीज है जितनी भी फर्म्स हैं वो उन्हीं कॉमन पॉलिसी के बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं, जिससे कि मार्केट में एक तरीके से मोनोपोली कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और इन मोनोपोली कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए ये जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट हाउसेज होते हैं ये कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइजेस को चार्ज करते हैं और उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आज की डेट में गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रिस्क्राइब कर रही है जिससे मोनोपोली सिचुएशन को प्रॉपर्ली अवॉइड किया सके। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू।